अस्सलाम वालेकुम सर। हाँ। मैं अपने जो है ना इस चैनल के तवज्जुह से आपको जो है अपने इस चैनल में इस जूम सेशन में खुश आमदीद कहता हूँ। ये हमारी खुशकिस्मती है कि आपने अपना प्रेशियस टाइम जो है वो हमारे लिए निकाला और अपना टाइम हमें दिया। वेलकम काजी साहब। आप की भी बड़ी हिम्मत है। माशाल्लाह, आप जो ये चैनल आपने स्टार्ट किया है, इसको मैं अप्रिशिएट करता हूँ और मुबारकबाद देता हूँ कि आपकी ये अच्छी एफर्ट है। और जो लोगों को आप गाइड करते हैं जिस तरीके से, मैं टाइम तो कम ही होता है लेकिन आपकी वीडियोस मैंने देखी हैं, वो काफ़ी इंफॉर्मेशन है। जो नए कमर्स हैं स्टॉक एक्सचेंज में जो अकाउंट ओपन करते हैं उनके लिए काफ़ी अच्छी मालूमात आपकी। थैंक यू सर। सर नाजरीन हमारे साथ काफ़ी यानी लोग मौजूद हैं और सुन भी रहे हैं, और ये ख़ास तौर पर इसका ये रिकॉर्डिंग सेशन है, ये बाद में भी बहुत से लोग देखेंगे। तो मैं चाहता हूँ कि यानी अपनी सेशन का स्टार्ट किया जाए, और आप इसका सेशन का स्टार्ट जो है आप अपने थोड़े से इंट्रोडक्शन से करवाएं कि आपका यानी कि स्टॉक मार्केट को आप कब से जानते हैं, आप ऐसा क्या काम कर रहे हैं, कैसे आप गाइड करते हैं। अगर आप अपना इंट्रोडक्शन मुख्तसर जो है हमारे देखने वालों को सुना दें। काजी साहब, ऐसे है कि चूंकि जैसे आपने बताया कि ये सेशन जो है वो आपका 40 मिनट का कम टाइम है, तो मैं कोशिश करूंगा कि थोड़ा सा क्विक आपको जवाब भी दूं और इसको समेटें जल्द से जल्द, ताकि आपके जो व्यूअर्स हैं उन तक भी ये इंफॉर्मेशन पहुंचे। मैं जैसे आपके नॉलेज में है कि मैं अस्करी सिक्योरिटीज में एज ए रीजनल हेड हूँ यहाँ पे। और ये स्टॉक एक्सचेंज का फर्स्ट टाइम जो मैंने ज्वाइन किया था 1996-97 में। उसके बाद ये एनालॉग सिस्टम था, उसकी डिटेल्स में मैं नहीं जाऊंगा। तो ऐसे ऐसा वो जो है फिर एनालॉग से डिजिटल सिस्टम आया 2005 के बाद, आहिस्ता आहिस्ता। तो अवेयरनेस अभी भी लोगों को कम ही है, लेकिन काफी जिस तरह आप जैसे लोग इसकी अवेयरनेस फैला रहे हैं कि जी स्टॉक एक्सचेंज में किस तरीके से आना चाहिए, कैसे इन्वेस्टमेंट करनी चाहिए। हाँ, हमारी भी कोशिश है, हम भी जो है वो मोबाइल ऐप हो गया, डेस्कटॉप लैपटॉप के थ्रू टर्मिनल हो गए। अभी रिसेंटली हम पाकिस्तान का सबसे बेहतरीन सॉफ्टवेयर अपने क्लाइंट्स के लिए ला रहे हैं, जो कि उनको काफ़ी जो है सपोर्ट देगा, और विद इन 2 वीक्स इंशाल्लाह वो भी आ जाए। ठीक हो गया। सर आपका तो मुख्तसर इंट्रोडक्शन का हमें पता चला। तो अब स्टार्ट करते हैं, मजीद क्वेश्चन आंसर से शुरू करते हैं, और नाजरीन भी आपसे क्वेश्चन पूछेंगे लेकिन उनके आंसर थोड़े से आखिर में रखेंगे। लास्ट जो हमारे 20 to 25 मिनट्स होंगे, फिर हम आपके क्वेश्चन भी लेंगे। इससे पहले मेरा जनरल सा एक सवाल है आपसे कि ज़्यादातर ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि हम स्टॉक मार्केट के अंदर बिल्कुल न्यू इन्वेस्टर है, या इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं काफ़ी अरसे से, लेकिन हम समझ नहीं पा रहे कि कैसे इसको अंडरस्टैंड किया जाए, कैसे स्टॉक ऊपर जाता है, कैसे नीचे आता है, हम एकदम से लॉस में चले जाते हैं, हमें कैसे स्टॉक पिक करना चाहिए। तो काइंडली अगर ये बता दें कि कोई भी जो इन्वेस्टर है, चाहे वो न्यू है चाहे वो थोड़ा सा ओल्ड हो गया है, स्टॉक मार्केट को वो कैसे समझे, कैसे स्टॉक को पिक करे, अपनी यानी स्टार्ट अपना स्टॉक मार्केट के अंदर कैसा ले। शायद यही वजह है कि नॉलेज ना होने की वजह से वो नुकसान उठाते हैं और फिर ब्लेम सारा स्टॉक मार्केट पर डाल देते हैं, और एक जब किसी को नुकसान होता है वो 10 बंदों को भी बताता है। तो काइंडली अगर आप इसको ज़रा अच्छे तरीके से कोई एक्सप्लेन कर दें कि वाकई स्टॉक मार्केट एक ऐसी नुकसान वाली जगह है कि जहाँ पर खसारे हो जाते हैं, लोगों की प्रॉपर्टियां लूट जाती हैं, माल तबाह हो जाता है। तो काइंडली इसके बारे में तफसीलन मैं कहूँगा कि हमारे नाजरीन को इसका जवाब दें। काजी साहब, बहुत अच्छा सवाल है आपका। और आपके जो सुनने वाले हैं उनके लिए मैं कोशिश करता हूँ कि इसको एक्सप्लेन करूँ। मेरे नज़दीक जो स्टॉक एक्सचेंज में इन्वेस्टमेंट है, ये दुनिया की सबसे बेहतरीन एक बिजनेस है, और जो बाकी बिजनेसेस हैं उससे कहीं पर भी ये कम नहीं है। अगर फिर ये सवाल हो जी कि वो किस तरह, देखिए बाकी जितने भी बिजनेस हैं उसको स्टार्ट करने के लिए एक प्रॉपर आपको जगह चाहिए, उसको आप रेंट पे लेंगे, फिर आपको मैन पावर की जरूरत पड़ती है, आपको उस बिजनेस के लिए काफी एक्सपर्ट की जरूरत पड़ती है, फिर काफी इन्वेस्टमेंट। ये छोटा सा छोटा बिजनेस भी अगर आप स्टार्ट करते हैं तो आप 5 मिलियन 4 मिलियन से कम पे तो स्टार्ट कर ही नहीं सकते, ये तो बिल्कुल कम से कम मैंने बताया। ये जो स्टॉक एक्सचेंज में आप जब अकाउंट ओपन करते हैं ब्रोकरेज हाउस के पास,
तो आपको प्रॉपर, ये अफसोस के साथ थोड़ा बहुत कहना पड़ रहा है कि पाकिस्तान में ज्यादातर गाइड नहीं किया जाता, जबकि ये हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि अपने क्लाइंट्स को प्रॉपर गाइड करें। तो वो जब आप अकाउंट ओपन करते हो तो आपको प्रॉपर गाइडेंस अगर मिले तो ये बहुत बेहतरीन बिजनेस है। आप दुनिया के किसी कोने पे भी आप हैं, आपके पास मोबाइल ऐप है, आप लैपटॉप के थ्रू रियल टाइम में आप ट्रेडिंग कर सकते हैं, आप बगैर किसी जो है ना उसके। अच्छा, ये और दूसरा ये अच्छा बिजनेस इस सेंस में भी है कि जब भी आप कोई लॉन्ग लीव पे जाते हैं, आप कुछ अरसे के लिए छोड़ना चाहते हैं, तो एक ही क्लिक से आप बिजनेस इसको जो है ना क्लोज कर दें। आप प्रॉफिट टेकिंग कर लेते हैं या लॉस पे बेच दें, आपका माल बिक जाता है। जब आप वापस आते हैं, चाहे वो महीने बाद आते हैं, 2 महीने बाद आते हैं, साल बाद आते हैं, आपको इसी तरह जो है ना ये स्टॉक मार्केट ग्रीन ही नजर आएगी। यानी वही स्टॉक होंगे, उसी तरह ट्रेडिंग स्टार्ट होगी, आप फिर से जो है वो ट्रेडिंग आराम से आप स्टार्ट कर लेते हैं। जहां तक आपने बात की कि यहाँ पर सरमाया जो है वो डूब जाता है या लोगों को लॉस होता है, इससे मैं कतई एग्री नहीं करता। वो किस तरह? उन लोगों का सरमाया डूबता है कि जो अपनी इन्वेस्टमेंट से ज्यादा जो लेवरेज पे काम करते हैं, उसमें आप अपने इमोशंस पे काबू नहीं पा सकते। जब आपके पास इन्वेस्टमेंट ही, लेट से आपके 1 करोड़ इन्वेस्टमेंट है या 1 लाख रुपए इन्वेस्टमेंट है, आप काम जो है 3 गुना 4 गुना कर रहे हैं। अब ऐसे एग्जांपल अक्सर मैं दिया करता हूं कि आपने लेट से 1 करोड़ रुपए की इन्वेस्टमेंट की, तो आप 4 करोड़ में अगर आप काम कर रहे हैं, तो 4 करोड़ में वक्ती तौर पे 50 लाख रुपए अगर कम हो भी जाए तो कोई इशू नहीं। 3 करोड़ 50 लाख से आप फिर रिकवरी कर लेंगे। लेकिन जो आम बंदा है, आम इन्वेस्टर एक है जिनको ये नहीं पता, वो अपने ही 1 करोड़ से ही 50 लाख आपका जाएगा, ये वो भूल जाता है। और जब वो 50 लाख की लॉस बुक कर लेता है, तो उसके बाद 50 लाख पे ही उसको लेवरेज मिलेगी। जब आपको 4 करोड़ मिल रहा था 1 करोड़ के पीछे, अब आपको 50 लाख जो है वो 2 करोड़ मिलेगा। इसी तरह करते करते अपना सरमाए वो डबो देता है और वो सारी उम्र उसको लग जाती है रिकवरीज पे। तो इसलिए जो हमारे सुनने वाले हैं उससे रिक्वेस्ट करता हूं कि आप लोग अपने ही पैसों में इन्वेस्टमेंट करते हैं या ट्रेडिंग करते हैं, अपने हुए उसको जो है ना प्रॉपर ट्रेड करें। और अगर अक्सर ये सुनने में आता है कि जो भी हमारे पास पहले कोई अकाउंट ओपन करने आते हैं, तो वो कहते हैं सर मैं पहले जो इन्वेस्टमेंट करना, तो मैं इंट्राडे में काम करूंगा कि मैं सीख लूं। यानी सबसे मुश्किल काम उसने पहले ही करना है कि वो यानी ये बड़े बड़े एक्सपर्ट इंट्राडे का काम नहीं करते, वो कहते हैं सर पहले मैंने इंट्राडे का काम करना। तो इंट्राडे का काम जब भी आप करोगे, 1 2 3 दिन आप प्रॉफिट करोगे, चौथे दिन जो है जितना भी आपने कोई प्रॉफिट करोगे, वो 5वें दिन आपका सारा प्रॉफिट जो है वो मार्केट आपसे ले। तो इस चीज ये कुछ ऐसी आपसे ये समझ लें कि टिप्स हैं, मैं अभी आपको वो क्लियर करने लगा हूं इन सब चीजों को। फर्स्ट ऑफ ऑल, जब आप अकाउंट ओपन करते हैं तो आप खुद से कोई ट्रेड जो है वो ना करें। कोई भी आपका एक्सपर्ट है, आपके ब्रोकरेज हाउस का, आप उससे राय लें। लेकिन ये नहीं कि जो आम मतलब वो कुछ जानता भी हो आपके, उससे राय लें। वो जो आपको बताए उसको फॉलो करें और अपनी इन्वेस्टमेंट का कम हिस्सा जो है वो पहले इन्वेस्ट करें और पहले डिसाइड करें कि आप लॉन्ग टर्म पे जा रहे हैं या शॉर्ट टर्म पे जा रहे हैं। और लॉन्ग टर्म और शॉर्ट टर्म मेरे नजदीक जो है, लॉन्ग टर्म कहते हैं कम से कम 1 साल, शॉर्ट टर्म जो है वो 1 हफ्ते से स्टार्ट होके 6 महीनों 3 महीने पे बात चली जाती है। जब आप, अच्छा दूसरी सबसे अहम बात कि जब आप एक स्टॉक लेते हैं, आपको चलिए मान लिया कि आपको कोई बताने वाला भी नहीं है, तो आप पहले ये करें कि अपने फंड का 70% जो हिस्सा है उसको आप डिवाइड करें एटलीस्ट तीन पे कि आपके 3 स्टॉक जो है वो स्टॉक जो कि
कदर फंडामेंटली भी स्ट्रांग हो और वो पता करें कि उसमें मूवमेंट भी आए, अप ट्रेंड डाउन ट्रेंड, उसमें जो है वो डेली बेसिस पे कोई उसके पीछे इन्वेस्टर ऐसे हों जो चलाने वाला, जैसे कई साहब आप या मैं या हमारे सुनने वाले, हर किसी की जो है वो अपनी अपनी जो है नेचर होते हैं, अपनी आदत होती है, तो उस हिसाब से जो है वो उनका तो स्टॉक भी ऐसी है, बजाते खुद स्टॉक तो कुछ नहीं, मैं ABC किसी स्टॉक का नाम नहीं लेना चाहता, कोई भी सेक्टर है, IT सेक्टर है, ऑयल सेक्टर्स हैं, एक्सप्लोरेशन है, मार्केटिंग कंपनीज है, टेक्सटाइल है, ऑटो सेक्टर है, सीमेंट स्टील सेक्टर है, उसमें जो भी स्टॉक हैं उसके पीछे जो है जो बड़े इन्वेस्टर हैं जिसको चला रहे होते हैं, उसमें जो मूवमेंट आती है तो उन्हीं की वजह से आती है। बड़े बड़े इंस्टीट्यूशंस हैं, आपके फॉरेन इन्वेस्टमेंट है, लोकल इन्वेस्टमेंट है, बैंक्स हैं, इंश्योरेंस कंपनीज हैं, तो आपको वो जज करना है कि मैं ऐसे स्टॉक को चुनूं जो कि मुझे कम से कम टाइम में परसेंट वाइज जो है ज्यादा गेन। अब ये नहीं है कि एक सेक्टर में एक स्टॉक चल रहा है तो उसी सेक्टर में आप दूसरा ऐसा स्टॉक लें जो बिल्कुल डल हो। और अक्सर ये होता है कि आप जब स्टॉक लेते हो आपको नजर ही तब आएगा जो खुद से आप परचेज करोगे कि वो अपनी जो बुल ट्रेंड है वो कंप्लीट तकरीबन कर चुका होता है। उसको जब आपको नजर आएगा कि जी अब ये रैली कंप्लीट कर चुका है और आप बाय करते हो, तो जो पब्लिक है वही कहती है कि जी ये आया ही मेरे लिए ऊपर था, यानी मैंने परचेज किया उसके बाद ये नीचे आया। और जब आप तंग होके फिर आप उसको सेल करते हैं तो जैसे ही सेल करते हैं वो ऊपर चला जाता है। तो इसी तरह आप को समझ नहीं आती प्रॉपर, तो आप प्रॉपर जिस तरह माशाल्लाह आप भी गाइड करते रहते हैं तो प्रॉपर फॉलो करना चाहिए उस हिसाब से। और जो लॉन्ग टर्म की आपकी इन्वेस्टमेंट है उसको इस तरह ना रखें कि जी आपने एक स्टॉक ले लिया, बाज आपसे भी सवाल करते हैं, हमसे भी करते हैं, वो कहते हैं जी एक स्टॉक मैं ले लेता हूं और 6 महीने के लिए मैं इसको होल्ड करता हूं, यानी 6 महीने उसने भूल जाना। तो जो स्टॉप लॉस हम लोग बताते होते हैं वो होता इसीलिए है कि आप प्रॉपर जो है उसका स्टॉप लॉस भी लगाएंगे। इसको ऐसा नहीं छोड़ना आप 6 महीने की जी बस भूल गया हूं मैं और 6 महीने बाद जो है वो फिर मैं इसको देखूंगा। हो सकता है कि आप कहें कि जी मैं 30% 40% उससे गेन करूंगा, वो उल्टा 30% नीचे 6 महीने बाद आपको मिले, आपका टाइम भी जाया हुआ, आपने भी लिया और मजीद लगते हैं साल लगता है तब आप उसकी रिकवरी आएगी। आपने करना यह है कि जब भी आप कोई स्टॉक परचेस करते हो आप लॉन्ग टर्म के लिए लेते हैं तो उसका स्टॉप लॉस भी जहन में होना चाहिए, उसकी प्रॉपर स्टडी भी होनी चाहिए। इसके अलावा आप अगर रखना भी चाहते हैं तो वो आपने जो फंड जैसे मैंने बताया कि आपने 3 पे डिवाइड किया हुआ है, तो ए का पैसा ए में रहेगा, बी का बी में रहेगा, सी का सी में रहेगा। ये नहीं कि कभी आप ए का पैसा बी में डाल दें, बी का सी में डाल दें और जब आप ए में परचेजिंग की है और वो नहीं चल रहा और वक्ती तौर पे जो है ना आप कहते हैं यार ये तो नहीं चल रहा तो बी चल रहा है, बी के में आपने पहले से इन्वेस्टमेंट की है, वो आप उसमें पैसा वो नीचे आया और जब ए चलना शुरू हुआ तो वो बी चूंकि ऑलरेडी नीचे हुआ तो उससे पैसा आप निकाल नहीं सकते, अब ए के लिए इन्वेस्टमेंट ही नहीं है। तो ये आपने तीन, बाकी जो 30% आपकी अमाउंट है वो रेंडमली कोई भी स्टॉक जब आपके कंसल्टेंट आपको एडवाइस करें कि जी आप दिन में आज के दिन आप ये बाय करें तो कल आपको 1-2% 3%, वो रात को स्टडी होती है, फिर हम लोग अपने क्लाइंट के साथ शेयर करते हैं, वो फिर उसको रात से ऑर्डर लगा लेते हैं या दिन में उसको इम्प्लीमेंट कराते हैं, फिर दिन में कोई चेंजेस आती हैं तो साथ साथ हम उसको गाइड करते रहें। जी काजी सर। जी सर, माशाल्लाह आपने बड़ा ज़बरदस्त और बड़ा अच्छा एक्सप्लेन किया और ख़ासतौर पर हमारे नाजरीन को बताया कि अपनी इन्वेस्टमेंट को कैसे मुख्तलिफ जो है अपने हिस्सों में डिवाइड करना है। ये नहीं है कि एक ही जो है सारी इन्वेस्टमेंट से एक ही स्टॉक आपने नहीं उठाना। ये उम्मीद है कि ये कंसेप्ट जो है उनको क्लियर हो गया होगा। सर अगला सवाल यही है कि मसलन कोई भी स्टॉक अगर हम पिक करते हैं तो सबसे पहले मेन चीज़ जो है वो क्या उसकी, यानी क्या देखना चाहिए कि हम ये स्टॉक लेने वाले हैं, उसके पीछे हमारा जहन क्या होना चाहिए, क्या सोच होनी चाहिए, किस चीज़ को देखकर, या जो ऊपर चढ़ रहा है तो हम भी उस आग में जो है वो कूद जाएं।
इसके बारे में थोड़ी सी, यानी अक्सर यही होता है कि फॉर एग्जांपल अभी नेट सोल ऊपर जा रहा है, एनआरएल को लॉक लग रहे हैं, तो हम भी इसके अंदर पैसा डाल दें। तो इसके बारे में भी थोड़ा आप फरमाएं कि क्या करना चाहिए, हमारी सोच या क्या हमारा स्ट्रेटेजी क्या होनी चाहिए किसी स्टॉक को पिक करने से पहले। कैसा इसका आप बेहतर जानते हैं, आपके देखने वाले हैं उनके लिए मैं अर्ज करूं कि आपने नाम लिया आईटी सेक्टर में नेटसोल का, चूंकि आपने डिस्कस किया तो उसको थोड़ा सा हम डिस्कस कर लेते हैं। जो सुनने वाले हैं उसको बेहतर पता है कि वो हमने तकरीबन 60 रुपीज के राउंड अबाउट उसकी बाइंग कराई थी, और उस वर्ष से नहीं की थी कि जी ये बाकी 150 टच करेगा। जैसे मैंने पहले अर्ज किया कि स्टॉप लॉस के साथ पोजीशन कैरी करनी होती है। तो जब उसकी बाइंग हुई और उसमें स्टॉप लॉस जो है वो उस वक्त अगर 60 पे लिया था, तो लेट से 55 रुपए का स्टॉप लॉस था, तो वो हिट नहीं हुआ और अगले दिन उसको अपर लॉक लगा और वो फिर मजीद बढ़ता गया। तो वो हर दिन हम क्लाइंट को ये एडवाइस करते थे कि जी वो ऊपर जा रहे हैं तो आप एटलीस्ट जो है लोअर लॉक पे स्टॉप लॉस लगाएं, यानी 7.5% से तो नीचे आ ही नहीं सकता। तो आपने बाकी दुनिया के भी तो कोई काम करने होते हैं, तो आप बेशक स्टॉप लॉस लगाएं, आप जहां आपके जो बाकी काम है वो करें, इसको स्टॉप लॉस। बल्कि जितने भी स्टॉक होते हैं, ये बीच में बात आ गई, अच्छी बात है कि इसको ओपन किसी पोजीशन को ना छोड़, कम से कम आप लोअर लिमिट पे स्टॉप लॉस लगे। वो जो लिक्विड स्टॉक है, ऐसे स्टॉक नहीं जिसमें पूरे दिन में टोटल टर्नओवर 1 लाख का हो, उसकी बात नहीं कर रहा। जो वॉल्यूम लीडर्स होते हैं, टॉप 30 की मैं बात कर रहा हूँ, उसको लोअर लॉक पे स्टॉप लॉस, अगर आपकी होल्डिंग है तो आपको स्टॉप लॉस लाजमी लगाना चाहिए। और डे एंड पे जब 2 बजे के बाद फिर उसको रिव्यू भी करना होता है कि जी आया ये अगले दिन कोई नीचे तो नहीं जाएगा, उसी हिसाब से फिर डिसीजन हो। अच्छा, हम बात ये कर रहे थे नेटसोल की, आपने बात की, तो वो करते करते इस लेवल पे कि तकरीबन मेरा ख्याल है कि कोई 10-15 दिनों में मोर देन 50%, 60% प्रॉफिट हुआ। और आज के दिन, जैसे आज 16 दिसंबर को हमने रिकमेंड किया था आई थिंक 156 के राउंड अबाउट स्टॉप लॉस। तो वो जब हिट हुआ तो उसके बाद कि जी अब जब फिर इसकी बारी आएगी, बाइंग बनेगी, तो हम रिकमेंड करेंगे। इसी तरह आईटी सेक्टर में और भी एक स्टॉक था, उसके साथ भी ये, फिर रिफाइनरीज में भी ऐसी, तो इस हिसाब से कैरी करते हैं। और हाँ, ये जो आपने सवाल किया कि जी कब बाय करें, तो स्टार्ट में ही आपको पता चले नहीं चलता, लेकिन आपको जो बताने वाले हैं आपके कंसल्टेंट है, ब्रोकरेज हाउस के जो है वो रिसर्च डिपार्टमेंट है, उनको से आपको कांटेक्ट करना चाहिए, वो आपको बेहतर बताएं कि जी अब ये है। असल में कैसा होता ही है कि जब भी कोई एक स्टॉक ऊपर जाना शुरू कर देता है, तो वो एक दिन उसने अपर लॉक लगाए, अगले दिन फिर हिम्मत नहीं होती पब्लिक की कि जी इसमें ये तो जी बढ़ गया। अच्छा, अब उनको ये नहीं पता कि जो बढ़ रहा है तो उसको तो आप फिर बाय करें। स्टॉप लॉस ज्यादा से ज्यादा क्या होगा, 7% नीचे आएगा। जब वो इतना बढ़ रहा है तो आप दूसरे स्टेप पे अगले दिन, आज नहीं लिया तो अगले दिन किसी भी रेट पे ले लें और स्टॉप लगाएं। जो पहला दिन होगा वो ठीक है, थोड़ा मुश्किल होगा कि अगर खुदा न खास्ता आपका स्टॉप हिट हुआ तो वो लॉस हो सकता है। वो दिन जब गुजर गया तो जहां आपकी बाइंग होगी, जब ये अगले दिन 2-3% ऊपर जाएगा, फिर आप जहां पे बाइंग की है वहीं पे आपका स्टॉप होगा। वो अगर हिट होता भी है तो आपको लॉस नहीं होगा। जी 20 मिनट है सर हमारे पास। अब कोई हमारी जो ये नाजरीन बैठे हुए हैं हमारे जो है ना ग्रुप के, उनसे हम लेते हैं कुछ क्वेश्चन। कोशिश करें मुख्तसर सवाल पूछें ताकि अगले की भी बारी आए। जिसको अनम्यूट किया जाए वो अपने आप को फिर बाद में म्यूट भी कर दे ताकि डिस्टर्बेंस क्रिएट ना हो। जी आप हाथ हिलाएंगे तो आपका मैं क्वेश्चन ले सकूंगा, फिर मरवत साहब उनके आंसर देंगे। ये जी अमजद मुनीर साहब है, आप अपने आप को जो है अनम्यूट करें। अस्सलाम वालेकुम सर। जी इस्लाम सर मुझे जो है ना, मैं बाहर होता हूँ अभी। ये रोशन डिजिटल अकाउंट्स के जरिए से हम लोग जो है ना, हमने नई नई ट्रेडिंग शुरू की है। तो हम लोग बिल्कुल जो है ना इस मामले में जो है हमारे जो उन लोगों ने जो भी हमें ब्रोकर दिए हैं उसी में से हमें चूज करना था, हमने उसमें से ही चूज किया। अब वो हमें जो है ना, हमें नहीं मालूम कि वो लोग किस तरह से हम उनसे एडवाइस लें। उन्होंने हमें एक व्हाट्सएप ग्रुप में ऐड कर लिया, लेकिन उसमें जो चीजें वो भेजते हैं उसमें से ज्यादातर चीजें हमारी समझ में ही नहीं आती हैं।
तो अगर कोई ऐसा कोई इसका हल है कि हम जो है आपसे या किसी और बंदे से भी जो है ना हम किसी तरह कांटेक्ट में रह सकते हैं और कोई एडवाइस ले सकते हैं? जी बिल्कुल, थैंक यू सो मच सर, आपने राब्ता किया। ऐसे ही जी कि जैसे पहले मैं अर्ज कर चुका हूँ, अकाउंट ओपन करना कोई इतना मुश्किल नहीं है, आप कहीं पर भी अकाउंट ओपन करें। जैसे आप फरमा रहे हैं, तो चाहिए ये कि जितने भी ब्रोकरेज हाउसेज हैं वो अपने क्लाइंट्स को डेली बेसिस पे प्रॉपर गाइड करें, और वो उस पर अमल करें या ना करें ये तो उनकी बात है, लेकिन ये कि गाइडेंस होनी चाहिए। जहाँ तक हमारी बात है, मेरा नंबर आप काजी साहब से जो है मैं अभी बता भी देता हूँ, 0305555630। ये मेरा नंबर है। आप बिल्कुल मुझे व्हाट्सएप कर सकते हैं, मैं आपको ऐड कर दूंगा। हमारे जो सेल्स डिपार्टमेंट में हमारे हेड ऑफ सेल्स हैं अली खान साहब, तो उनको भी फिर मैं आपका नंबर दे दूंगा, वो आपसे रब्ता कर लेंगे और बहुत आसानी से ओवरसीज हमारी जितनी भी हैं, तो वो डिजिटल अकाउंट जिस तरीके से अभी हैं वो भी हमारे अस्करी में भी स्टार्ट हो जाएगा, और अभी भी आप लोग आराम से जो है वो अकाउंट ओपन कर सकते हैं, वो आपको बता देंगे और अकाउंट भी आपका ओपन हो जाएगा। जब तक नहीं होता तो इंशाल्लाह गाइड करते रहेंगे, और जिसकी समझ ना आए पूछ लिया करें। और मैं आप लोगों की यानी आसानी के लिए ये भी बता दूं, जो मेरी वीडियो है टॉप 10 ब्रोकर्स वाली, अगर आप उसमें देखें तो मैंने मरवत साहब का जिक्र किया हुआ है, इनका मोबाइल नंबर सारा उसमें शो हो रहा है, तो वहां से भी आप नंबर ले सकते हैं। और इस वीडियो में भी मैं कोशिश करूंगा कि जो इसकी रिकॉर्डिंग वीडियो होगी उसमें मरवत साहब की सारी डिटेल, मोबाइल नंबर आपको जो है वहां पर भी मिल जाएगा। ये जी नेक्स्ट सवाल लेते हैं, हाथ हिलाएंगे जी, इदरीस भाई से सवाल पूछ। जी इदरीस भाई आप अनम्यूट करें। वालेकुम सलाम। जी जी मेरी आवाज आ रही है सर? सर मुझे जो है ना ये सवाल पूछना था कि अस्करी की जो है प्रोडक्ट दूसरे ब्रोकर से किस तरह मुख्तलिफ है, क्या आप थोड़ा सा बताना पसंद करेंगे? जी बड़ा अच्छा सवाल है जी आपका। जहाँ तक मुख्तलिफ की बात है, जैसे शुरू में मैंने अर्ज किया, सारे टर्मिनल जो है एक ही स्टॉक एक्सचेंज है, एक ही जगह पे जो है वो ट्रेड होती है, एक ही स्टॉक्स हैं, उसमें तो कोई चेंजेस नहीं है। जहाँ तक कमीशन वगैरह है वो भी जो है तकरीबन ऑलमोस्ट सेम ही है। सिर्फ फर्क जब आ जाता है तो गाइडेंस का फर्क आ जाता है कि आपको प्रॉपर गाइड किया जाए कि ये आपकी इन्वेस्टमेंट जस्ट लाइक अ फंड मैनेजर, कि आपको आपके फंड को कैसे मैनेज करना चाहिए, आपको किस तरह एंट्री लेनी चाहिए, कहाँ पे जो है आपको स्टॉप लॉस लगाना है, कहाँ पे प्रॉफिट बुक करना है, वो डेली बेसिस पे आपको अलर्ट्स जो है वो आते रहें। और मेरी गुजारिश ये होगी कि स्टार्ट में ठीक है आप लोग मुख्तलिफ ग्रुप्स वगैरह और ये ज्वाइन करते हैं, बाज ऐसे हैं कि जो नए लड़के हैं उनका एक्सपीरियंस इतना होता नहीं है, मुख्तलिफ ग्रुप्स होते हैं तो वो बंदा कंफ्यूज हो जाता है कि किसकी मानो और किसकी ना मानो। तो होना ये चाहिए कि किसी एक प्रॉपर, जो भी आपको बेहतर लगे, एक प्रॉपर कंसल्टेंट को फॉलो किया करें, एटलीस्ट 2 महीने कम से कम फॉलो करें, और 2 महीने ऐसे फॉलो करें कि रियल ट्रेडिंग अगर नहीं भी करते, आप एक नोटबुक लें और एक पेन लें, जो वो बताता जाए वो रफली आप लिख लिया करें कि हाँ जी इसने ये कहा बाय करो, तो आपने रफली बाय किया, फिर कहा जी यहाँ सेल करो, यहाँ स्टॉप करो, वो फिर एनालाइज करें। 1 महीना जब गुजरता है तो आपको पता चल जाएगा कि यार मैंने इसके साथ जाना भी है, चल सकता हूँ या नहीं चल सकता। तो इस तरह आपका टाइम भी बचत होगा, आपकी फंड की भी हिफाजत होगी, और आप लॉस से भी बचेंगे और प्रॉफिट भी होगा। थैंक यू जी। जी हाथ हिलाएंगे तो अगला सवाल लेंगे हम। जी ये ओप्पो F5 यूथ जो है, आपने नाम नहीं लिखा हुआ। जी अनम्यूट करें आप। अस्सलाम वालेकुम। इस्लाम। अच्छा सर, मैं लाहौर से बात कर रहा हूँ और मैं जहांगीर जो शेयर है इसके बारे में इंफॉर्मेशन लेना चाहता हूँ। JSL की बात कर रहे हैं आप? जी 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 जी। अच्छा, जो स्टॉक है होना ये चाहिए कि सेक्टर वाइज जो है, क्योंकि मैं एक ऑर्गेनाइजेशन से ताल्लुक रखता हूँ तो वो स्टॉक पे नहीं, लेकिन ये इस डिस्क्लेमर के साथ कि वो कंपनीज और सबके लिए ये है कि मेरे जो भी व्यू हैं वो मेरी पर्सनल राय है, उससे इत्तेफाक करना ना करना वो अलग बात है। मैं अपने जिस तरह आप लोगों के व्यूज होते हैं
इस तरह मैं अपना व्यू आपसे शेयर करता हूँ। ये शेयर जो है जिस तरीके से ये आपकी नॉलेज में होगा कि इसने 1300 से जमाने में था, फिर उसने जो है वो बोनस भी दिए, फिर 600 पे भी आया, 300 और 12 रुपए पे भी ये आया, 13 रुपए पे भी आया और काफी अरसा डल रहा। अब इसमें एक्टिविटी स्टार्ट हो चुकी है और मेरा मानना ये है कि जो अभी ये 25 रुपए और 30 रुपए के दरमियान है और 35 का एक रेजिस्टेंस लेवल है। जब हम रेजिस्टेंस लेवल की बात करते हैं वो वजह ये होती है कि इससे पहले, यानी वो 6 महीने हो सकते हैं, साल हो सकता है, 2 साल हो सकते हैं, वहां पे वॉल्यूम जनरेट हो चुके होते हैं, तो उसको हम कहते हैं रेजिस्टेंस। कि वहां जब आएगा तो जैसे आप ने अगर फर्ज करें 35 पे लिया है, तो जैसे ही 35 पे आएगा तो आपकी तरह और लोगों ने भी लिया होगा, तो उसमें सेलिंग प्रेशर वहां पे आ गया, उसको हम कहते हैं रेजिस्टेंस। सपोर्ट जब कहते हैं कि जब वहां से नीचे आता है तो पहले किसी ने बाइंग की होगी, ह्यूज वॉल्यूम होते हैं, तो उसको हम कहते हैं कि यहाँ से फिर बाइंग आ सकती है। अच्छा, तो 35 से जब ये ऊपर क्लोजिंग दे जाएगा तो फिर उसमें जो है ना काफी पॉजिटिव ट्रेंड हम देख सकते हैं, वो फिर आप इंशाल्लाह राब्ता करें, आपको बताएंगे। थैंक यू जी। इदरीस भाई आपका हो गया ना, नेक्स्ट किसी और से लेते हैं सवाल। साबिर भाई जी आपका सवाल है जी, साबिर भाई को मैं अनम्यूट कर रहा हूँ। अस्सलाम वालेकुम सर। जी सर। सर मैं अभी सऊदी अरब से बात कर रहा हूँ। ये रोशन डिजिटल जो है ना, ये यूबीएल पे मैंने अकाउंट खुलवाया था और मेरा सर आईजीआई है, ये सिक्योरिटी है ये। तो सर ये भी हमें बिल्कुल नहीं कोई भी गाइड कर रहा है ना, ये किसी किस्म का भी जो है ना ये गाइडेंस कोई नहीं कर रहा है। ये टर्मिनल पे भी हमें बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम है। अभी कल जो है ना वो मेरा बैलेंस जो है ना वो शो हो रहा था, तो आज मैंने देखा तो वो शो ही नहीं हो रहा और हमें बहुत ज़्यादा सर प्रॉब्लम आ रही है। ये कोई सर समझ नहीं आ रही। कॉल की है तो वो भी उन्होंने सही तरह से जवाब नहीं दिया, हमें गाइडेंस नहीं की। तो सर अभी हमें क्या करना चाहिए, ये थोड़ा सा सर एक्सप्लेन कर दें सर। ठीक है जी, ठीक है, उस पर तो मैं कोई कमेंट नहीं कर सकता कि क्या है क्या नहीं, लेकिन मैं अपना ये बता सकता हूँ कि जैसे मैंने नंबर अभी बताया और ये आप राब्ता कर सकते हैं, आपको मैं ऐड भी कर दूंगा, उस अलर्ट्स को भी देखें। और जो अकाउंट आपने ओपन करना हो तो हम अपने सेल्स डिपार्टमेंट को कहेंगे, वो आपसे राब्ता भी करेंगे और आपके अकाउंट भी इंशाल्लाह जल्दी ओपन हो जाएगा। आप होता ये है सर कि आप अस्करी में अकाउंट ओपन करें या किसी और ब्रोकरेज हाउस में आपका अकाउंट हो, तो जरूरी नहीं कि वहां पे भी क्लोज करें, कोई 5,000 रुपया वहां छोड़े रखें। जब भी आप अस्करी में कोई आप तंग आ जाते हैं, सर्विस हमारी अच्छी, अब कल आज आपको दूसरों की अच्छी नहीं हो सकता, हमारी सर्विस अच्छी ना लगे आपको, तो वही शेयर जो है ना वो आप हमें लिखेंगे कि जी मेरे शेयर जो है ना दूसरे ब्रोकरेज हाउस में मेरा अकाउंट है, वहां ट्रांसफर कर दें। तो वो तकरीबन 1-2 घंटे का ही प्रोसेस होता है, आपके शेयर वहां चले जाते हैं। वहां से कहीं और ट्रांसफर करने हो तो वहां पे भी चले जाते हैं। तो आपको बेहतर लगे वहीं पे स्टे करें, एक ही ब्रोकरेज हाउस रखा करें, आपकी कंसंट्रेशन जो है ना एक जगह पे रहेगी। 2, 3, 4 अकाउंट जगहों पे अकाउंट ओपन नहीं करना चाहिए, क्योंकि एक जगह पे सेलिंग प्रेशर आएगा, आपको भूल जाओगे वहां सेलिंग नहीं होगी, एक जगह पे बाइंग, तो आप फोकस जो है एक ही ब्रोकरेज हाउस पे, तो राब्ता करें, इंशाल्लाह अल्लाह बेहतर। जी नेक्स्ट सवाल लेते हैं, हाथ हिलाएंगे तो थोड़ा सा आइडिया होगा। जी ये अशरफ खान साहब आई थिंक ड्राइव भी कर रहे हैं, आपसे सवाल लेते हैं। जी जी, ये खान साहब जो मेरे पास शो हो रहे हैं। जी जी, अनम्यूट करें आप। जी अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम सर। जी अस्सलाम वालेकुम। जी अल्ताफ खान बात कर रहा हूँ सर, बैंकॉक से। सर मैं एवियन के बारे में सब पूछ रहा सर, एवियन का इसका फीचर इसका कैसा रहता है शॉर्ट टर्म के लिए, तकरीबन 1 महीने के लिए तकरीबन। जी एवियन सर फंडामेंटली भी बेहतर है, अच्छा स्टॉक है। और अभी अगर आपकी कोई होल्डिंग जो है यहाँ से कोई 10-15% नीचे की, तो फिर तो आपको होल्ड करना चाहिए। लेकिन जिसका पहले मैंने अर्ज किया कि एटलीस्ट दिन में मार्केट स्टार्ट होती है तो लोअर लॉस जो होते हैं वहां पे स्टॉप लॉस लगाएं। लेट्स से एक शेयर है वो 100 रुपए पे उसका लोअर लॉक है, तो आप जो ट्रिगर पॉइंट है वो आप 100 रुपए 50 पैसे रखें और जो लोअर लॉक की प्राइस है 100 रुपए वो प्राइस में रख के सेंड कर दें, ताकि ये कि वो हिट भी हो जाए, ये नो कि वो उधर ही गिरे, वो जैसे ही उस जोन में आएगा तो वो एग्जीक्यूट हो जाएगा। ये रखें। फिर जब टाइम हो जाता है, कोई 1 घंटा रह जाता है,
उसके बाद भी फिर पूछा करें कि सर वो स्टॉप जो मैंने लगाया था उसको कैंसिल करके यहाँ बेचूं, कल मुझे मजीद नीचे मिलेगा या नहीं। इंट्राडे ट्रेडिंग कभी भी ना करें। ये ट्रेड जो होती है एक हेल्दी ट्रेड है। देखिए, हम जब आप लोगों को एडवाइस करते हैं हम 3 चीजों को देखते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल रिस्क को मैनेज करते हैं कि हम हमारा क्लाइंट को जिसको हम रिकमेंड करने जा रहे हैं तो उसका रिस्क जो है स्टॉप लॉस का कोई 1-2-3% से ज्यादा तो नहीं है, कहीं ऐसा तो नहीं है कि वो उसका बहुत ज्यादा जो है ना लॉस, स्टॉप लॉस का ब्रेक होकर लॉस होगा। दूसरे नंबर पे सर टाइम को, कि टाइम को जो इंसान मैनेज न कर, जैसे अभी ये 40 मिनट का सेशन है, हम जरा तेज बात कर रहे हैं ताकि हम बहुत ज्यादा चीजों को स्टॉप लॉस आपका करीब है तो आप रिस्क को मैनेज किया आपने, टाइम मैनेजमेंट के कम टाइम में हमें गेन मिले। और सबसे इंपॉर्टेंट ये होता है कि जब स्टॉक नीचे आ रहा है उसको कभी भी एवरेज ना करें। आप कहां तक उसको एवरेज करते रहेंगे? जब आपके फेवर में जाए, जब आपके फेवर में जाए उसमें फिर ऐड करें। देखिए, आपकी 3 जगह बिजनेस है, 2 कामयाब जा रहे हैं, एक जो है वो लॉस में है, तो आप जो कामयाब जा रहे हैं उसमें पैसा डालेंगे या जो लॉस में है उसको तो बंद करने की कोशिश करेंगे। मसला ये यहाँ पे लोग क्या करते हैं, जो लॉस है उसके लिए बैठे रहते हैं, उसके लिए वो काटते नहीं है। जैसे ही 2% प्रॉफिट होता है वो पोजीशन काट देते हैं, जी मुझे प्रॉफिट। वो भाई आपको इसी तरह 2% ऊपर काट रहे हैं तो 2% नीचे काटना चाहिए था, प्रॉफिट को तो ऊपर जाने दें। थैंक यू जी। सर थोड़े से मोबाइल पर ही सवाल है, मेरे पास टाइम थोड़ा कम शो हो रहा है कि किसी टाइम पे मीटिंग हमारी जो वो ख़त्म हो सकती है। ये आसिम साहब ने पूछा कि मैंने पेस पाकिस्तान 10 रुपए पर लिया हुआ है, अब क्या करूं इसका? पेस जो है वो इसने तो 10 पे लिया हुआ है, वो तो 4 रुपए और 2 रुपए के बीच में पिछले 8 सालों से ट्रेड कर रहे हैं, उस पर कोई कमेंट नहीं कर सकता हूँ। सर FFBL कह रहे हैं जी हमारे जाहिद भाई के 23 रुपए 50 पैसे में लिया हुआ है, तो इसका क्या टारगेट रखे 3 महीने का कोई? देखें, अब जिस तरह राइट शेयर्स अगर इसने अवेल किए हुए हैं तो वो उनको 14 रुपए पे पड़े होंगे, तो इनकी एवरेज जो है वो बेहतर हो चुकी होगी। तो उसको 23 रुपए तो चलो ठीक है, जरा थोड़ा सा महंगा है। राइट शेयर्स के बाद ये रुक सकता है। यहाँ पे अगर ये ब्रेक इवन पे हो तो प्रॉफिट बुक कर सकते हैं, क्योंकि राइट शेयर्स जब आएंगे तो थोड़ा सा यहाँ पे रुक सकते हैं, अदरवाइज वैसे ठीक है। आज की खबर है कि यूरिया जो है वो खाद वगैरह ये काफी बेहतर है, आज एंग्रो भी प्लस में गया, FFC वगैरह भी बेहतर है, तो ये भी बुरा नहीं है। अगर बहुत लॉन्ग टर्म के लिए रखना चाहते हैं तो कोई इशू नहीं। ये तकरीबन अगर मार्केट ने इंशाल्लाह साथ दिया तो ये आगे जाके बेहतर इसको डिविडेंड वगैरह भी दे सकता है और प्राइस वाइज भी जो है दे सकता है। ये तकरीबन मार्च में फिर हमसे पूछ सकते हैं कि जी अब इसका क्या। ठीक है सर, ये इसहाक साहब है लाहौर से, कह रहे हैं मिजान बैंक का क्या फ्यूचर है अगर ये स्टॉक लिया जाए? मिजान बैंक बहुत बेस्ट शेयर, ये एवरग्रीन है, बहुत बेहतर परफॉर्म कर रहा है और फंडामेंटली भी ठीक है, तो उसको तो रखें, उसमें ट्रेड ना करें, उसका डिविडेंड वगैरह खाते रहें और जब भी ये कोई 60 रुपए वगैरह या इस पे आए तो मजीद उसमें ऐड करें।